मैं हूं मनोहर। पता नहीं मेरा ये नाम क्यों रखा गया है। मुझ में ऐसा तो कुछ भी नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं, ना पैसा, ना माँ, ना बाप और ना ही गर्लफ्रेंड। इशिका से मैंने कितनी मोहब्बत करी, लेकिन उसने भी धोखा दे दिया। उसने भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाकर किसी अमीरजादे का हाथ पकड़ लिया। मेरे माँ बाप पैदा करते ही ना जाने कहां चले गए। पिछले 18 साल से मेरे चाचा ने मेरे साथ नौकरों जैसा सलूक किया। अपने बच्चों के कपड़े धुलवाए, उनका झूठा खिलाया। चाचा ने मुझ पर हाथ तो न जाने कितनी बार उठाया। कभी नहीं ये सोचा कि मैं एक अनाथ के साथ जुल्म कर रहा हूं। इस जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया। अब मैं और जीकर क्या करूंगा। लोगों को अपने जन्मदिन पर लंबी उम्र की दुआएं मिलती हैं, सब हैप्पी बर्थडे कहते हैं, लेकिन आज मैं अपने ही जन्मदिन पर अपनी जान देने जा रहा हूं। इतना कहकर मनोहर अपनी जान देने के लिए एक ऊंची पहाड़ी से कूद पड़ता है, लेकिन तभी वो होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। मनोहर के सीने पर बने चील जैसे जन्म चिन्ह में जोर का दर्द उठता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने के बजाय ऊपर आसमान में उड़ने लगता है। अरे ये क्या, मेरे शरीर से पंख कैसे निकल आए? मैं किसी पक्षी की तरह आसमान में कैसे उड़ने लगा? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या अब चाहकर भी मर नहीं सकता? लेकिन मेरे जन्म चिन्ह में इतनी जोर का दर्द क्यों हुआ? मनोहर का दिमाग काम नहीं कर रहा। उसने अपने साथ हुए इस चमत्कार के बारे में पता लगाने की सोची। मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। कल तक जिस लड़के को कोई मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करता था, वो आज अचानक कैसे पक्षीराज बन गया? मेरे अंदर कैसे जादुई शक्ति आ गई? एक दिन गरुड़ पक्षी, जो विष्णु भगवान का वाहन है, वो मनोहर को काटकर उड़ जाता है। ये देख मनोहर डर जाता है। वो भागकर अस्पताल जाता है तो डॉक्टर कुछ ऐसा कहता है कि मनोहर के होश उड़ जाते हैं। मनोहर, हमने तुम्हारे खून की जांच की। उसमें पाया गया कि तुम्हारा डीएनए केवल मनुष्य का नहीं है, बल्कि उसमें पक्षी का डीएनए भी शामिल है। यानी कि तुम्हारा खून मनुष्य और पक्षी के खून का मिश्रण है। और ये बहुत अनोखी बात है, बल्कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं। हम लोगों को सालों से रिसर्च के लिए ऐसे ही किसी खून के सैंपल की तलाश थी, जो आज पूरी हुई। तुम जल्दी से अपना ब्लड सैंपल हमें दे दो और रिसर्च में हमारा सहयोग करो। जी नहीं, ना तो मैं अपने खून का सैंपल दूंगा और ना ही किसी रिसर्च में सहयोग करूंगा। मुझे आप लोगों ने पागल समझा है। पता नहीं मेरे शरीर का क्या करो। मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहकर मनोहर लैब से जाने लगता है कि तभी मनोहर डॉक्टर कुमार की फोन पर हो रही बातचीत सुन लेता है। हमें वो अनोखा ब्लड सैंपल मिल गया है। अब हमें पूरी दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकेगा। इस दुनिया पर हमारी हुकूमत चलेगी। जल्दी करो, अपने आदमी यहाँ भेजो, वरना वो लड़का भाग जाएगा जिसके पास सुपर पावर है। मनोहर बिना कुछ कहे चुपचाप लैब से भाग निकलता है और अपने इकलौते दोस्त ऋषि को सब कुछ बताने के लिए गांव निकल जाता है। लेकिन गांव पहुंचकर वो देखता है कि वहां के प्राचीन विष्णु मंदिर के पास सालों पुराना बरगद का पेड़ उखड़ा पड़ा है और गांव वाले आंखें फाड़े वहां से निकली एक कब्र को देख रहे हैं। मनोहर भी कब्र को पास से जाकर देखता है। इस कब्र में लाश तो बिल्कुल सही सलामत हालत में है, लेकिन ये कितनी विचित्र है। इसका सर पक्षी का है और जिस्म औरत का। इस पर पड़ा कपड़ा मैंने कभी नहीं देखा। तभी वहां गांव का मुखिया आ जाता है और कब्र को ढकने के लिए गांव वालों से मिट्टी डलवाने लगता है। लेकिन मनोहर चुपके से लाश पर पड़े कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर अपनी जेब में रख लेता है और अपनी आप बीती ऋषि को जाकर बताता है। मनोहर, तुम बचकर रहना। वो लोग मुझे खतरनाक लग रहे हैं। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मनोहर अकेले कमरे में दोबारा उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। यह अजीब बात है, जब मेरा मन उड़ने का हो रहा है तो मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। ये कैसी पहेली है? इसको तो मैं सुलझा कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अपने ब्लड सैंपल की रिपोर्ट लेने मनोहर उस लैब में दोबारा जाता है, जहां उसकी मुलाकात खूबसूरत दिखने वाली लैब असिस्टेंट नमिता से होती है। एक्सक्यूज मी, मिस नमिता, बोलो क्या काम है? मुझे अपनी ब्लड रिपोर्ट लेनी है। मेरा नाम मनोहर है। मैं पिछले हफ्ते यहाँ आया था। अच्छा, देखने दो। हाँ लो, ये है तुम्हारी रिपोर्ट।
धन्यवाद। मनोहर, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। क्या मैं जान सकती हूँ? डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और इस तरह मनोहर को नमिता की मीठी बातों ने अपने दिल का बोझ हल्का करने की हिम्मत दी। इस तरह से वो दोनों फिर मिलने भी लगे और धीरे धीरे दोनों काफी करीब भी आ गए। फिर एक दिन उसने नमिता को सब कुछ बता दिया। परेशान मत हो, मेरे एक प्रोफेसर हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलती हूँ। वो बहुत ज्ञानी है। नमिता मनोहर को प्रोफेसर रोहित के पास ले जाती है। उस समय उनके साथ पंडित हरिप्रसाद भी वहां पर मौजूद थे। मनोहर काफी घबराया हुआ था। हिम्मत जुटाकर वो प्रोफेसर रोहित को अपनी ब्लड रिपोर्ट दिखाता है और कब्र से मिले उस कपड़े के टुकड़े को भी दिखाता है। प्रोफेसर रोहित पंडित हरिप्रसाद से इशारों में कुछ कहते हैं और फिर मनोहर से कपड़ा मांगते हैं। मनोहर, ये कपड़ा मैं रख लेता हूँ। इस पर पंडित जी रिसर्च करके तुम्हें वापस कर देंगे। तुम परेशान मत हो। मुझे तुम्हारा ब्लड सैंपल भी लेना होगा। चलो अंदर चलते हैं। लेकिन तभी मनोहर के जन्म चिन्ह में जोर का दर्द उठता है और वो अपने सीने को हाथों से कसकर दबाकर खड़ा हो जाता है और तुरंत प्रोफेसर रोहित से कपड़ा वापस छीन लेता है। नहीं, मैं ये कपड़ा यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूँ। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर मनोहर जैसे ही वहां से निकलने लगता है कि तभी वो नमिता को बाहर गार्डन में किसी से बात करते सुन लेता है, जिसे सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सर, आप नहीं समझते, वो पहले से ही इतना डरा हुआ है। बड़ी मुश्किल से मैं उसे समझाकर यहाँ लाई थी। प्रोफेसर रोहित ने सब बिगाड़ दिया। क्या नमिता इन लोगों के साथ मिली हुई है? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं वो ही सोचूं कि कैसे मेरे साथ कोई इतने प्यार से पेश आ सकता है, लेकिन इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उदास मन लेकर मनोहर वापस अपने घर चला जा रहा होता है कि तभी सामने से एक गाड़ी तेजी से उसके पास आकर रुकती है और उसमें से 3 नकाबपोश उतरते हैं। मनोहर इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वो तीनों उसे उठाकर गाड़ी में पटकते हैं और उसके मुंह और हाथ को कपड़े से बांध देते हैं। मनोहर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो सुनसान जंगल में था। इधर उसका दोस्त ऋषि बहुत देर से उसे फोन मिला रहा था, लेकिन जब मनोहर ने फोन नहीं उठाया तो वो परेशान हो गया। ये मनोहर का बच्चा कहाँ गायब हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसे उठा लिया हो। उसके फोन की लोकेशन जंगल की क्यों दिख रही है? चलकर देखना पड़ेगा। ऋषि जीपीएस ट्रैक करता हुआ उस जंगल तक पहुंच जाता है जहां मनोहर एक कुर्सी से बंधा बैठा था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि वहां उस समय कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। ऋषि छुपकर मनोहर तक पहुंचता है। मनोहर, चल जल्दी करते हैं। मैं तेरी रस्सियां खोलता हूँ इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए। ऋषि मनोहर की रस्सियां खोलता है कि तभी उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है। मनोहर और ऋषि जमकर उनका मुकाबला करते हैं और फिर बाइक पर बैठकर जंगल से भाग निकलते हैं। तुम ना आते तो ना जाने मेरा क्या होता। ऋषि, ये सब क्या हो रहा है? मुझे पहले से ही खतरा महसूस हो रहा था। तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करना। हाँ, लोगों की चिपड़ी बातों के पीछे पता नहीं चलता कि उसके पीछे भेड़िया छुपा हुआ है। वापस आकर मनोहर अपने घाव पर जेब से निकालकर वही कपड़ा बांध लेता है जो उसने कब्र की लाश से फाड़ा था। उस कपड़े को बांधते ही मनोहर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसका घाव फौरन ठीक हो गया। ये क्या जादू है? यकीनन इस कपड़े में कोई जादुई शक्ति समाई है, तभी प्रोफेसर रोहित इसको पाना चाहते हैं। मनोहर फिर से अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि उसमें नमिता की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स पड़ी हैं और एक मैसेज भी। मनोहर का मन नहीं होता, लेकिन वो नमिता को सबक सिखाने के लिए उसके बुलाए पते पर पहुंच जाता है। नमिता वहां उसका इंतजार कर रही थी। तुम्हें कितना फोन किया मनोहर, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं बहुत नाराज हूँ। उस दिन भी प्रोफेसर रोहित के घर से बिना बताए चले गए। नमिता, नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम भी प्रोफेसर रोहित के साथ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही हो। नहीं मनोहर, यही बताने के लिए तो मैं तुम्हें लगातार फोन कर रही थी। मैं तुमसे मिलकर सब सच सच बताना चाहती थी। मैं बहुत मजबूर थी। मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज सके। इसलिए जब उस दिन तुम अपनी रिपोर्ट लेने दोबारा लैब आए तब प्रोफेसर रोहित के कहने पर। हाँ, बोल दो कि प्रोफेसर रोहित के कहने पर तुमने अपनी मोहब्बत के जाल में मुझे फंसा लिया। ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं?
सुनो तो मनोहर, उस वक्त मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं तुमसे प्यार करने लगी और मैंने लैब जाकर प्रोफेसर रोहित की फाइल जला दी और तुम्हारी रिपोर्ट निकाल लाई। इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी ये सारी बातें मान भी लूं, तो ये बताओ कि तुमने मुझे मेरे गांव के इस विष्णु मंदिर में क्यों बुलाया? मेरे साथ इसके अंदर चलो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। नमिता मनोहर का हाथ थामे उसे एक कब्र के पास ले जाती है। ये तो कब्र है, मैं इसे देख चुका हूँ। हाँ, देख चुके होगे, लेकिन इसकी सच्चाई तुम्हें नहीं मालूम। यहाँ जिस समय प्रोफेसर रोहित की टीम आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स ढूंढने के लिए खुदाई कर रही थी, उस समय यहाँ कई कब्रें मिली जो निकालते समय मिट्टी हो जा रही थी, लेकिन इस एक कब्र का हाल ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने जांचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी केमिकल को लगाए इतने सालों से ये लाश वैसी ही बनी हुई है। तो इसके पीछे क्या वजह निकली? मुझे इस लाश की रिपोर्ट मालूम थी, फिर जब मैंने तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट देखी तो मैं दंग रह गई। नमिता, तुम क्या बताना चाह रही हो? यही कि इस कब्र में जो लाश है वो तुम्हारी माँ की है, तुम उसके बेटे हो। तभी उसका सर पक्षी का है और शरीर इंसान का, और इसलिए मेरे खून का डीएनए इंसान और पक्षी दोनों से मिलकर बना है। हाँ, और इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो लोग तुम्हें लेने आते ही होंगे। ओह मेरी माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने दुश्मनों से लड़ सकूं, उन्हें हरा सकूं। मनोहर अपनी माँ की कब्र पर मिट्टी डालकर उसे अंतिम विदाई देता है और विष्णु मंदिर से निकल जाता है। वापस लौटते हुए वो अपनी माँ को याद करते हुए उदास मन से रास्ते में बने एक फुटबॉल ग्राउंड में जाकर बैठ जाता है। मेरी माँ मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आधी पक्षी और आधी औरत कैसे थी? मनोहर के मन में तूफान मचा था कि तभी उसके सिर पर एक फुटबॉल आकर पड़ी। वो जोर से चिल्लाया, ये कौन बदतमीज? खेलना नहीं आता तो घर पर बैठो, यहाँ क्यों आते हो? तभी एक स्मार्ट सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। च्युइंगम चबाती हुई वो उससे कहती है, ओ मिस्टर, ये खेलने का मैदान है, तुम्हारे जैसे लुच्चों के बैठने का अड्डा नहीं। चलो यहाँ से फुट लो, इससे पहले कि सोना तुम्हें फुटबॉल समझकर गोल कर दे। बड़ी बदतमीज हो। तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? हाँ कह लो, बाप का तो मुझे भी पता मालूम करना है। अरे तुम तो सीरियस हो गए। चलो इसी बात पर तुम्हें चाय पिलाती हूँ। मनोहर मुंह लटकाए सोना के कहने पर चाय की टपरी तक जाने लगता है कि तभी वहां हथियारों से लैस कुछ लोग आ जाते हैं जो पहले से मनोहर पर नजर रखे थे। वो लोग उन दोनों को उठाकर गाड़ी में पटक देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। आखिर मनोहर बार बार क्यों किडनैप हो रहा था? कौन थे वो लोग जो मनोहर के जान के दुश्मन बन गए थे? मनोहर के पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसे वो लोग पाना चाहते थे? मनोहर और सोना को वो लोग घने जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। उन किडनैपर्स का सरदार मनोहर से कहता है, बहुत हो गई आंख में चोली। चल लड़के, अब जल्दी से वो जादुई कपड़ा हमें दे दे और अपना खून का सैंपल भी, वरना तेरी इस छम्मक छल्लों को हम अभी यहीं गाड़ देंगे। क्या समझा रे? नहीं, तुम लोग पहले लड़की को छोड़ दो, उसे यहाँ से जाने दो, फिर तुम लोग जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, ले आओ छोरी को। मनोहर की आंखों के सामने वो लोग सोना के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी अचानक मनोहर के सीने पर बने उस जन्म चिन्ह में तेज दर्द फिर से उठता है और वो पेड़ को लेकर उड़ने लगता है। हवा में उड़ते हुए मनोहर उस पेड़ से उन बदमाशों की धुलाई करने लगता है। सोना, तुम ठीक हो ना? सोना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भौचक्की नजरों से मनोहर को आसमान में उड़ता हुआ देख रही थी। तभी एक बदमाश गोली चला देता है और वहां से सब भाग जाते हैं। सोना पलट कर देखती है तो झाड़ियों में खून से लथपथ एक आदमी जमीन पर घिसटता हुआ बाहर आता है। मनोहर उसे देखकर आसमान से नीचे जमीन पर उतर आता है। तभी एक चील उड़ता हुआ आता है और उस आदमी के चेहरे से नकाब खींच कर ले जाता है। अरे ये तो प्रोफेसर रोहित हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? मुझे माफ कर दो मनोहर,
मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मनोहर जल्दी से अपने जेब से वो जादुई कपड़ा निकालता है और प्रोफेसर के घाव पर बांध देता है। प्रोफेसर के घाव से खून बहना थम जाता है। मनोहर, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो तुम्हें काम से इंसान लगे, लेकिन तुम तो सुपरमैन निकले। तुम उड़ कैसे सकते हो? अभी तो तुम्हारे पंख नहीं दिख रहे जो उस समय नजर आ रहे थे। ये एक लंबी कहानी है, तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इससे पहले कि मनोहर सोना से कुछ कह पाता, उसने देखा कि प्रोफेसर मर चुका है। डर के मारे मनोहर और सोना उस जंगल से भागने लगते हैं। वो जैसे ही जंगल से बाहर सड़क पर निकलते हैं, मनोहर का फोन बजता है। वो डरते हुए फोन उठाता है। हाँ, हेलो, कौन? मनोहर, फौरन सिटी हॉस्पिटल पहुंच। मनोहर सोना को लेकर सिटी हॉस्पिटल जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि ऋषि पुलिस वालों से बात कर रहा है। इंस्पेक्टर देखिए, मनोहर आ गया। मैं आपसे कह रहा था ना कि ये निर्दोष है। ऋषि, क्या हुआ? अंदर चलो, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मनोहर हॉस्पिटल के अंदर जाकर देखता है, वहां इमरजेंसी वार्ड के बेड पर एक लड़का लेटा था, जिसके पास ऋषि उसे लेकर के जाता है। मनोहर जैसे ही उस लड़के के पास पहुंचता है, वो उसे देखकर शक पका जाता है। क्या तुम्हारे सीने पर भी मेरे जैसा जन्म चिन्ह बना है? ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? आखिर कौन है वो शख्स जिसके सीने पर मनोहर की तरह जन्म चिन्ह है? अब क्या करेगा मनोहर? पुलिस क्यों मनोहर को ढूंढ रही है? आखिर मनोहर के जन्म से जुड़ा क्या है राज? कौन है वो लोग जो मनोहर की शक्ति पाना चाहते हैं और क्यों? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनिए बेहद दिलचस्प कहानी पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। 10 मिनट के अंदर फ्री में डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप और सुने क्या मनोहर अपनी जन्म से जुड़ी गुत्थी को सुलझा पाता है।